हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार सीजीएल 4 एंड बीपीएससी एईडीओ के लिए मैं आपको 100 सेट्स कराने वाला हूं। ये सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं आपको टोटल मैथ के 100 सेट्स कराऊंगा। प्रत्येक सेट्स में मैं 30 क्वेश्चंस ले रहा हूं। 25 क्वेश्चन जो है आपके सिमिलर बेस्ड पैटर्न पे है, यानी पीवाईक्यू बेस्ड पैटर्न पे है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू इंक्लूड किए गए हैं एंड 5 क्वेश्चन जो एडवांस मैथ का मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं, ताकि कल को थोड़ा सा भी लेवल अप भी हो, यानी एडवांस मैथ पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी रहो। आपको पता है ऑलरेडी कि बिहार सीजीएल 4 में मैथ में 25 क्वेश्चंस आएंगे, और बीपीएससी एईडीओ की बात करूं तो यहां पे स्पेशली स्पेसिफाइड तो नहीं किया गया, लेकिन कहा गया है कि मैथ और रीजनिंग एक सेक्शन है जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चल रहे हैं कि 50 क्वेश्चंस मैथ के होंगे और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। ये है हमारा सेट नंबर 2। सेट 1 ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसका मैंने वीडियो सॉल्यूशन भी कराया हूं, पीडीएफ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किया हूं और पीडीएफ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया हूं। देखो ध्यान से, मैं आपको क्या क्या चीज कराने वाला हूं वो सारी चीजें पहली मैं एक दिन पहले मैं आपको वो सेट प्रोवाइड कर देता हूं। जैसे सेट नंबर 2 मैंने प्रोवाइड कर चुका हूं पीडीएफ क्वेश्चंस। पहले मैं आपको देता हूं पीडीएफ क्वेश्चंस, उसके बाद मैं कराता हूं वीडियो सॉल्यूशन। वीडियो सॉल्यूशन कराने के बाद मैं आपको देता हूं पीडीएफ सॉल्यूशन, ताकि आप हर तरह से एबल हो जाओ, यानी कोई भी तरह से आपको मैं कसर नहीं छोड़ रहा हूं। तो आपको पीडीएफ क्वेश्चंस और वीडियो सॉल्यूशन चाहिए ना, तो एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पे मैंने एक यूट्यूब पीडीएफ के नाम से फोल्डर बनाया हूं, वहां पे सीक्वेंस वाइज अरेंजमेंट किया हुआ है। पर डे सीक्वेंस वाइज वहां पे पीडीएफ क्वेश्चंस मिल जाती है वीडियो सॉल्यूशन से पहले। तो आप पहले खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो सॉल्यूशन देख करके प्रैक्टिस कर सकते हो, और पीडीएफ सॉल्यूशन देख करके फिर अगेन एंड अगेन रिवीजन कर सकते हो। तो टोटल हम लोग करने वाले हैं 100 सेट्स। जो लोग इंटर यानी जो बिहार जो सीजीएल है वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल हो गया, इंटर लेवल का फॉर्म भरा चुका है, इसकी सबसे पहले तो इसी का एग्जाम होगा, तो इसमें भी वही सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से एग्जाम ये जो सीरीज है किनके किनके लिए बेनिफिशियल है। तो जो लोग बिहार सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, बीपीएससी एईडीओ के लिए, 12th लेवल इंटर लेवल का बिहार का एग्जाम हो रहा है, बीडब्ल्यूएससी कराती है वो वाला, और बीपीएससी टीआरई 4 जिनका मैथ है, टीआरई 5 के लिए उनके लिए भी, या जितने एग्जाम होते हैं बिहार स्टेट के लिए वो सारे लोग इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। अगेन बोलूंगा, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपको पूरा का पूरा 100 सेट्स कराने वाला हूं। ये है हमारा सेट नंबर 2। सेट 1 ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने बताया था कि लास्ट क्लास में मैंने पूछा था जितने भी बिहार के स्टूडेंट्स और यूपी के स्टूडेंट्स जो फॉर्म भर जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है ना यार, देखो भर देना। सीजीएल का भी फॉर्म आ चुका है और एईडीओ का फॉर्म ऑलरेडी हो चुका है, तो आप लास्ट डेट का वेट मत करना, पहले ही फॉर्म भर दीजिएगा। मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ूं, हिंदी में पढ़ूं या इंग्लिश में, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम इंग्लिश में पढ़ता हूं। तो आपने इस सीरीज के लिए बोला कि सर हिंदी में ही पढ़ो, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है हमें। तो डेफिनेटली मैं ये जो सीरीज है इसमें हम हिंदी में ही पढ़ने वाले हैं, टोटल 100 सेट्स वाले में। जैसे तो क्या कहा, सरल करें, हमारे पास एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हर आपके बिहार के स्टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ध्यान से कैसे डील करोगे। ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, भी बॉड मास रूल। अगर भी बॉड मास रूल आप अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले पकड़ते हैं हम लोग ब्रैकेट। ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट को 3 तरह से सोल्व किया, पहले सीक्वेंस में सोल्व किया जाता है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को, उसके बाद फाइनली लार्ज ब्रैकेट को। ये होता है सीक्वेंस सोल्व करने का। तो देखो ध्यान से, हम इस वाले ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 1/5 है, डिवीजन को मल्टीप्लाई में करते हो तो उल्टा हो जाता है। ये 1/25 है, ये क्या हो जाएगा 25/1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 5, ये रहा। अब देखो ध्यान से, मल्टी ये हो गया, उसके बाद हमें इसका सोल्व करेंगे। क्यों सोल्व करेंगे, बिकॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन पहले होगा। तो देखो ध्यान से, ये 3 से 3 टाइम्स में कैंसिल, 2 से 7, 2 से 5, यानी कितना हो गया 7 × 3 21/5, और यहां से कितना रह गया सिर्फ -5। ये हमारे पास आ गया। अब फिर इस ब्रैकेट को पकड़ेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 7/12 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। मल्टीप्लाई करोगे 6/5 और ये रहा प्लस। अब देखो ध्यान से, 6 से काटोगे 2 बार में, यानी कितना हो गया 7/10 आ गया, प्लस 21/5 -5, ये रहा।
अब देखो ध्यान से, यहां पे डिवीजन का रूल अप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25/10, और ये उसके साथ माइनस है। ये देखो 5 से काटने जा रहा हूं, 5 से काटूं या डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करूं। देखो ध्यान से, इन दोनों में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, यानी क्या जिसको हर सेम है, हाँ जी, तो डायरेक्टली माइनस करेंगे। 25 - 7 यानी कितना हो गया, 18/10 ये हो गया, प्लस ये कितना रहा, 21/5 और -5। पहले मैं क्या करूं, एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 18, 5 × 2 यानी 21 दूनी 42, माइनस 10 × 5 50, यानी कितना हो गया, देखो ध्यान से, 50 और 12 62, 62 - 10/10 यानी कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा भाई, 12/10 आ गया। 12/10 हमारा आ रहा है, नहीं नहीं 12/10 नहीं आएगा। देखो ध्यान से, 50 और 10 60 हो गया ना, 60 - 50/10 यानी कितना हो गया, 10/10। 10/10 का मतलब कितना हो गया 1, 10/10 कट कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1 आ गया, हमारा आंसर हो गया। तो भी बॉड मास रूल अप्लाई करते हैं, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, वो मैं बता भी दे रहा हूं यहां पे भी बॉड मास रूल कैसे होता है। जब भी हमें सोल्व करना है, इस सीक्वेंस में सोल्व करना है, इस सीक्वेंस में सबसे पहले वेनिकुलर इसको बोलते हैं, यानी जिसपे बार लगा हो पहले उसको हम सोल्व करते हैं, ऐसे सिंबल होता है बार का। उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी क्या, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट, राइट, इस तरह से। ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब हिंदी में लिखा रहेगा का, उसके बाद डिवीजन यानी भाग का, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा का, उसके बाद एडिशन यानी जोड़ का, उसके बाद सबट्रैक्शन यानी घटाव का। तो ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना होता है। अगर ये सीक्वेंस फॉलो करोगे कभी भी क्वेश्चन में गलत नहीं होगा, आपके चांसेस ही नहीं है कि गलत हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। क्या दिया गया है, एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और फिर 15% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। तो मूल संख्या बताना है, यानी हमें ओरिजिनल नंबर बताना है। देखो ध्यान से, मान लेता हूं मूल संख्या, यानी जो मान लेता हूं मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर जो है, ओरिजिनल नंबर या जिसको हम बोलेंगे मूल संख्या, ओआर लिख दिया, यानी इसका मतलब है ओरिजिनल नंबर। वो कितना है, लेट सपोज 100 मान लिया। पहले क्या कहा गया कि 20% घटाया गया, 100 का 20% यानी 20 कम किया गया, यानी अब कितना हो गया 80 हो गया। उसके बाद क्या किया गया, 15% बढ़ाया जाता है। 15% आपको पता है क्या होता है 15% इसका, तो देखो ध्यान से, 15% 15 वाट है 120, यानी 12 बढ़ा दिया गया। भाई 80 का 15% ऐसे निकालोगे, अब क्या ये निकालना जरूरी है क्या, नहीं, कैंसिल। 15 वाट है 120/10 यानी 12, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे, तो 80 में 12 ऐड करेंगे यानी 92 हो जाएगा। ये रहा, यानी ये था ओरिजिनल नंबर, ये है फाइनल। क्वेश्चन कहा गया है कि इस प्रकार से जो प्राप्त संख्या ये रहा, ओरिजिनल संख्या क्या थी, यानी मूल संख्या ये थी, मूल संख्या क्या थी, ये था। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है उससे कितना कम है, 64 कम है। यूनिट में यहां से 100 से 92 हुआ, यानी कितना कम है, 8 कम है। यूनिट में 8 कम है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 64 कम है। देखो ध्यान से, तो बताओ 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 64 हो गया। हाँ जी, हमें चाहिए मूल संख्या, 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। कितना गुना है, 8 गुना, तो 100 यूनिट की वैल्यू, यहां भी 8 गुना कर लो, यानी कितना हो जाएगा 800। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं। जैसे जैसे स्टेटमेंट कहेगा वैसे वैसे क्वेश्चन करोगे, कभी भी गलत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होते हुए हम लोग लेकर के चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कितना भी लैंग्वेज चेंज करे हम बना ही लेंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, यहां पे ध्यान से पढ़िएगा। क्या दिया गया है, राजकुमार ने 2 एलईडी टीवी सेट इतना रुपए में, कितना 41,000 रुपए में खरीदे। ओके, 2 टीवी सेट 41,000 रुपए में खरीदे। एक को 20% के लाभ पर तथा दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर, यानी एक को तो 20% के लाभ पे बेच रहा है, दूसरे के 15% हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य यानी समान है। विक्रय मूल्य समान यानी सेलिंग प्राइस क्या है, समान है। देखो यहां पे भी लिखा गया होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द टीवीज आर सेम, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दोनों टीवी का सेटों का क्या है, समान है। कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, वो भी रुपए में बताना है। देखो सबसे बेस्ट अप्रोच बताऊंगा इस क्वेश्चन का, सबसे बेस्ट अप्रोच
और उस बेस्ट अप्रोच को हम बोलते हैं एग्जाम अप्रोच को रेशियो मेथड। रेशियो मेथड इजीली क्वेश्चन सोल्व करा देगा आपका। सबसे पहले बताओ, पहले प्रॉफिट यानी लाभ कितने का है 20%। 20% होता कितना है 1/5 प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 5 अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 1 बढ़ेगा यानी 6 हो जाएगा। दूसरे वाले केस में 15% की हानि होती है। 15% आपको पता होना चाहिए 3/20 फ्रैक्शन वैल्यू होता है। देखो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है यार, परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, बेसिक इतना तो पढ़ा होगा। 15% की वैल्यू कितनी होती है 3/20, याद रख लो 15% की वैल्यू कितनी होती है 3/20, ठीक है। उसी तरह से 20% कितना होता है 20/100 यानी 1/5। इस केस में क्या हो रहा है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, इसलिए माइनस, यानी 20 था 3 का हानि हो गया, यानी कितने में बेचा गया 17 में बेचा गया। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दोनों जगह बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस दोनों जगह बराबर है। यहां पे 6 है, यहां पे 17 है। बराबर करने के लिए क्या करोगे 17 से इसमें मल्टीप्लाई, 6 में इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगा। 17 5 85 हो गया, 17 6 102। ये पुराना वाला डाटा खत्म। 6 से मल्टीप्लाई करोगे 120, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 17 6 102। देखो सीपी और एसपी आ गया। हमने क्या कर दिया भाई, ये भी डाटा पुराना खत्म हो गया। हमारा जो कहा गया था क्वेश्चन में कि भाई विक्रय मूल्य दोनों का समान यानी सेलिंग प्राइस दोनों का समान, हमने बना दिया। अब टोटल सीपी कर दो, टोटल सीपी कितना हो गया, ऐड करो 5 12 और 8 20। टोटल एसपी कितना होगा, ऐड करोगे इन दोनों को तो कितना हो गया 204। अब बताओ 205 की चीज को 204 में बेचोगे, लॉस होगा, यानी कितने का लॉस हुआ 1 यूनिट का लॉस हुआ, 1 यूनिट का लॉस हुआ। यानी लॉस वाला आंसर होगा, गेन वाला यानी प्रॉफिट वाला तो आंसर होगा नहीं, लॉस वाला हानि वाला आंसर होगा। अब कितना हानि होगा देखो ध्यान से, यहां पे बताओ, देखो ध्यान से, यहां पे समझो बात को, रुक जाओ। देखो टोटल कॉस्ट प्राइस यानी टोटल क्रय मूल्य कितना है, इतना, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो कितना है, इतना, हाँ जी, यानी 205 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 41,000 के बराबर है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, जिसका दिया गया उससे डिवाइड, जिसका निकालना है हमें लॉस निकालना है। लॉस कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो टेबल की नॉलेज है तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। कैसे, देखो ये इसको मैं लिख सकता हूं 41 इंटू 1000, हाँ जी, क्योंकि 41 इंटू 5 होता है 205, 5 से काटोगे ये कितना हो गया 200, यानी 200 रुपए का क्या होगा, लॉस होगा यानी हानि होगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, क्या ये रेशियो मेथड सबसे बेस्ट अप्रोच लगा आपको, तो कितना होगा 200 रुपए का लॉस होगा। ऑप्शन क्या हो गया, ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। देखो ध्यान से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है आपकी तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे, मैं हमेशा बोलते आया हूं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, चलो हिंदी में बोल रहा हूं, 5 अंकों की, क्योंकि मैं हिंदी ही सेशन स्टार्ट किया हूं इस वाले सीरीज में, जो हमारा सीजीएल का सीरीज है, सीजीएल 4 12th लेवल एंड बीपीएससी एडीओ के हम लोग जितने भी यानी बिहार स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो हिंदी में ही क्वेश्चन पढ़ूंगा। बट मुझे कंफर्टेबल फील मैं करता हूं इंग्लिश वाले क्वेश्चन पढ़ने में, बट फिर भी मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं कि हिंदी में ही पढ़ रहा हूं और हिंदी में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी 468 से पूर्णतः विभाज्य हो, और वो क्या होना चाहिए, बड़ा से बड़ा संख्या होना चाहिए। तो एक तो तरीका होता है क्या कि गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। गो थ्रू ऑप्शन में क्या चेक करोगे कि ये नंबर किससे, देखो लास्ट का 2 डिजिट 68 है, 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होना चाहिए। 68 4 से डिवाइड हो रहा है, 86 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 64 डिवाइड हो रहा है, 84 डिवाइड हो रहा है, तब तो हम लॉजिक नहीं लगा सकते। दूसरी बात 8 6 14, 14 4 18, ये नंबर 18 से यानी 18 का मतलब 9 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर भी 9 से डिवाइड होगा। लेकिन बाय द वे इस क्वेश्चन में सभी आंसर 9 से डिवाइड हो रहे हैं। 9 की डिविजिबिलिटी सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होगा तो नंबर 9 से डिवाइड होगा। देखो 9 9 हट गया, 8 6 14 4 18, फिर देखो ध्यान 9 9 हट गया, 8 4 12 6 18, सभी नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। इसीलिए हम ऑप्शन मेथड नहीं जा सकते यहां पे, नहीं तो अगर ऑप्शन मेथड से हम एलिमिनेट कर सकते थे। एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर ही दिया, एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर ही दिया। अब बात करते हैं इसका कॉन्सेप्ट मेथड क्या है। देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट मेथड क्या है। कॉन्सेप्ट मेथड यह कहता है
कि जिस भी नंबर से डिवाइड करने में पूर्णतः भाग हो, पहले उसको लिखो, उस नंबर को 468, उसको भाग दोगे कितने, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 9 लिखोगे, यही है 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, भाग देना शुरू करो। देखो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में चला गया, हाँ जी, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 4 दूनी 8, 1 9, माइनस करोगे, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, ये कैंसिल, अब आया यहां पे 9, अब कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा तो 468 हो गया, ये कितना हो गया, 9 में से 8 गया 1, 17 6 7 6 13 होता है, ये हो जाएगा 1, और अभी भी आया यहां पे 9, अब कितनी बार में जाएगा, 4 चौके 16, रुको, ये 1 7 6 13, 5 में से ठीक है, 4 चौके 16, 4 बार में जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में लेके देखो, 3 बार में लेके जाओगे, अतली के 24 कैरी हो गया 2, 18 2 20 कैरी हो गया 2, 4 3 12 और 2 14, यानी कितना हो गया, 10 में से 4 गया 5, ये 1 और ये कितना हो गया 3, 315 ये रिमाइंडर बचा, देखो ध्यान से समझना बात को, ये रिमाइंडर बचा 315, लेकिन हमें चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो संख्या क्या होगी, ये नंबर तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी ये है, अगर हमें बड़ी से बड़ी कहे तो उसका रिमाइंडर माइनस कर दिया करो, इसमें रिमाइंडर माइनस कर दिया करो, लेकिन कब, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाए, बड़ी से बड़ी संख्या की, मैं हिंदी में ही आपके लिए करा रहा हूं, नहीं तो मैं बोलता लार्जेस्ट नंबर, देखो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, ये इतना रहा, यानी वो नंबर कौन सा रहा, ये रहा 99684, 99684। अब बताओ, इससे आसान समझ में आया कैसे हम क्वेश्चन को डील करते हैं, कॉन्सेप्ट मेथड मैंने सिखाया हूं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, और कैसे क्वेश्चन पूछा गया है वो बता रहा हूं, देखो ध्यान से। 24 आम के पेड़ हैं, 56 सेब के पेड़ हैं और 72 संतरे के पेड़ को पंक्तियों में इस प्रकार से लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ों की संख्या समान हो। यानी भाई देखो ध्यान से, 24 आम के पेड़ हैं, 56 सेब के पेड़ हैं और 72 संतरे के पेड़ हैं, इनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना है कि एक पंक्ति में एक ही तरह के सेब हों, और वो भी जितने भी पंक्ति बने सभी में इक्वल हो, पेड़ों की संख्या समान हो। आगे, उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उपर्युक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। यानी न्यूनतम संख्या यानी मिनिमम नंबर ऑफ ट्रीज, मिनिमम नंबर ऑफ रो बताना है, इंग्लिश में लिखा गया होगा मिनिमम नंबर ऑफ रोज, यानी न्यूनतम पंक्तियों की संख्या बतानी है। जैसे देखो ध्यान से, आम के पेड़ कितने हैं, मैंगो के पेड़ कितने हैं, 24। आगे सेब के पेड़, एप्पल के पेड़ कितने हैं भाई, 56, और संतरा के, ऑरेंज के पेड़ कितने हैं, तो हमारे पास 72। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि भाई इस पेड़ों को इस तरह से लगाना है कि एक पंक्ति में एक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में क्या हो, पेड़ों की संख्या समान हो और एक ही किस्म के पेड़ लगे हों। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जब भी, अब बताओ, और हमें कितना मिनिमम पंक्ति चाहिए, यानी न्यूनतम पंक्तियों की संख्या, देखो ध्यान से, पंक्तियों की संख्या वो क्या चाहिए, वो चाहिए मिनिमम यानी न्यूनतम, राइट। तो अब बताओ क्या करोगे, कम से कम पंक्ति बनानी है, तो एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ रखोगे। खुद सोचो, मान लो मेरे घर में क्या है, मेरे घर में मान लो, कैसे बोलूं, हाँ चलो 100 बॉल है यानी गेंद है 100। अब मेरे को कम से कम रूम में डालना है, कम से कम रूम में डालना है, तो क्या एक रूम में ज्यादा से ज्यादा रखोगे, यही रख सकते हो। यानी जो हमें पेड़ों की संख्या वो मैक्सिमम रखनी है प्रत्येक पंक्ति में, और वो भी समान रखनी है, तो हम क्या लगाएं, मैक्सिमम के लिए क्या निकालते हैं, HCF, यानी इन तीनों का निकाल लेंगे हम क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। तो HCF निकालो, HCF इसको कैसे बोल सकते हो, हाईएस्ट कॉमन क्या है, इसको ब्रेक कर सकते हो 8 इंटू 3, इसको ब्रेक कर सकते हो 8 इंटू 7, इसको ब्रेक कर सकते हो 8 इंटू 9, सभी में कॉमन क्या है, 8 8 8, यही सभी में कॉमन है। देखो ध्यान से, रुक जाओ,
मैं यहां समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। देखो इन सभी में तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 8, एचसीएफ हो गया 8। अगर ये पूछता कि जो मैक्सिमम एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने पेड़ रखे गए हैं, तब तो बोल देते कि भाई हाईएस्ट कितना रखा गया है 8। लेकिन यहां पे मिनिमम नंबर ऑफ पंक्ति पूछा गया, नहीं मिनिमम नंबर ऑफ रो पूछा गया, रो कितना होगा, तो वो जो होता है वो क्या होता है, जो एचसीएफ के अलावा बचा उसको हम ऐड कर देंगे, ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो ऐड कर दो 3 + 7 + 9 यानी कितना हो गया 9 7 16 3 19। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ पंक्ति यानी न्यूनतम पंक्ति कितनी बनी 19। सबसे बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन उठाया गया है। देखो मैं आपको 100 सेट्स करा रहा हूं, तो ये जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, और खासकर मैं बिहार के क्वेश्चंस भी उठा रहा हूं ताकि आपको हर एक तरह से एबल हो जाओ। अगर आप ये 100 सेट्स मेरे साथ कर लेते हो ना, तो आप एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाओगे, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे 12th लेवल का हो, या बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम हो। आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपको कॉन्सेप्ट से लेके सब कुछ सिखा रहा हूं। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, अगर पूछ देता कि एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ कितने लगे रखे गए हैं, तो वो 8 लगाए गए हैं। लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ पंक्ति कितनी हुई, तो जो एलसीएम एचसीएफ के अलावा जो बच गया उसको हम ऐड कर देते हैं, तो कितना 19। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, 2 कार अहमदाबाद से शुरू होती हैं, 2 कार क्या हो रही हैं अहमदाबाद से शुरू होती हैं और विपरीत दिशाओं में चलती हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, जिसमें से एक कार दूसरी कार की तुलना में 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मान लेता हूं पहला कार जो है उसकी स्पीड यानी चाल कितनी है x, तो सेकेंड कार दूसरी कार जो है वो कितना 200 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, यानी x + 200। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। यदि 9 घंटे बाद वे 4500 किलोमीटर दूर हैं, तो दोनों कारों की गति क्या होगी। ये तो आसान क्वेश्चन है। कैसे भाई, दोनों कार, एक कार दूसरे कार के बीच का डिस्टेंस कितना है 4500। एक कार इधर आ रही है, दूसरी कार अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, दोनों कार शुरू होते हैं, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। चलो इतना जरूरत ही नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या हमें क्वेश्चन में, नहीं, क्योंकि हम डायग्राम बना के क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। देखो ध्यान से, आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर ये पता है बेसिक सा, आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। कैसे, देखो ध्यान से भाई, डिस्टेंस दोनों के बीच का दूरी कितना है 4500। बताओ अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो विपरीत डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इन दोनों की स्पीड ऐड करो, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया x और x 2x + 200। स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना 9 घंटे बाद वो एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस इतना है। बस सोल्व करना है इसी को। देखो 9 से काटोगे, 9 5 45 यानी 500। ये रहा 500 = 2x + 200। 500 - 200 यानी 300 = 2x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। x की वैल्यू आ गई 150, यानी हमारा ये आ गया 150, यानी एक की स्पीड आ गई कितनी, देखो ध्यान से, एक की स्पीड आ गई 150, दूसरे की स्पीड कितनी होगी 150 + 200 यानी 350 हो गया। दोनों की मिल गई स्पीड हमारे पास। हाँ जी, हमें क्वेश्चन में क्या कहा, दोनों कारों की गति का योग बताना है, इन दोनों को ऐड करना है। 150 + 350 यानी कितना हो गया 400 + 100 यानी 500 आ जाएगा आपका आंसर। देखो इतना आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिए। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछा गया है, किसका, एवरेज का क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना क्या कहा गया है। 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 35 वर्ष का है। भाई कैप्टन की उम्र कितना है, कप्तान की उम्र कितनी है 35 साल। टोटल 11 सदस्य की क्रिकेट टीम है। आगे, और विकेट कीपर कप्तान से 5 वर्ष बड़ा है, यानी विकेट कीपर जो है 5 वर्ष बड़ा है कैप्टन से। कैप्टन 35 है, तो ये 5 इसमें ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 40, क्योंकि 5 साल बड़ा है। यदि दोनों की उम्र को हटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों का औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाएगी। देखो ध्यान से, मान लेता हूं जो 11 सदस्य थे उनका एवरेज यानी उनका औसत कितना है x,
तो आपको इतना तो पता है एवरेज टॉपिक में सम क्या होता है, सम होता है एवरेज इनटू नंबर। मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं, योग इज इक्वल टू औसत इनटू नंबर होता है। अब देखो ध्यान से, तो बताओ हमने एवरेज मान लिया है कि 11 सदस्य का एवरेज x है, तो सम कितना होगा, एवरेज इनटू नंबर, एवरेज है x और नंबर कितने 11, तो क्या हो गया 11x। उसमें से क्या कहा गया है, कैप्टन और विकेट कीपर दोनों का उम्र हटा दो, हटाओ 35 माइनस 40, क्यों इसको हटा दिया, इक्वल टू, अब बताओ 11 मेंबर थे, 2 मेंबर हट गए विकेट कीपर और कैप्टन, तो कितने बचे 9 मेंबर बचे। अब उनका एवरेज कहा जा रहा है, 9 मेंबर का एवरेज क्या हो जा रहा है, जितना भी पहले एवरेज था 11 मेंबर का उससे 3 कम। 11 मेंबर का एवरेज हमने क्या माना है x, तो उससे 3 कम यानी x माइनस 3। इधर का योग इधर का योग बराबर कर दिया एवरेज इंटू नंबर। अब देखो ध्यान से सोल्व करो, 11x माइनस ये ऐड करोगे 75 हो गया, 9x माइनस 27। अब देखो ध्यान से कैसे करोगे, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं, इसको इधर, तो 11 माइनस 9 यानी 2x इक्वल टू 75 माइन पॉजिटिव हो जाएगा माइनस 27, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 7 15, 6 में से 2 गया 4, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। और हमें पूछा क्या गया है, पूरी टीम की औसत आयु क्या है, पूरी टीम की औसत आयु यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 24। देखो मजेदार क्वेश्चन था, रुक जाओ, ये देखो मजेदार क्वेश्चन था, यानी कितना हो गया, देखो पूरी टीम की औसत आयु कितनी है यानी एवरेज कितना है 24। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, क्वेश्चन बनना ही बनना है, जैसे जैसे स्टेटमेंट कहे वैसे वैसे करो, कभी भी गलत ही नहीं होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई, ये दिया गया है, क्या दिया गया है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की दर ज्ञात कीजिए, उसका ब्याज यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है जिस पर कोई राशि 4 वर्षों में स्वयं की इतना गुना हो जा रही है, 4 वर्षों में इतना हो रहा है। देखो ध्यान से समझना बात को, कॉमन सेंस लगाओ, देखो ध्यान से, इस केस में 4 वर्षों में इतना गुना हो जा रही है, यानी कि अमाउंट बाई प्रिंसिपल दे रखा है, हाँ जी, अमाउंट यानी मिश्रधन, प्रिंसिपल यानी मूलधन, वो कितना दे रखा है, ये है 10,000, हाँ जी, और ये कितना ऊपर 14641। देखो ध्यान से, और ये कितने सालों में हो रहा है, 4 सालों में हो रहा है। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझने पहली बात बताओ, 11 के बारे में पता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, नहीं पता याद रखना, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 11 पे पावर 4 कितना होता है 14641, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको पता होना जरूरी है। जैसे अब देखो ध्यान से, 4 वर्ष का दिया गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, तो वो क्या होती है पर ईयर होती है, ब्याज की दर पर ईयर यानी पर साल होता है। तो देखो 4 साल कहा गया है तो इस पे पावर 1/4 कर दो, 4 साल कहा गया है यानी पावर 1/4 कर दो। अब ये देखो ध्यान से, ये जो नंबर है वो क्या है 11 पे पावर 4 है, दूसरा नीचे ये नंबर क्या है 10 पे पावर 4, देखो ध्यान से 11 पे पावर 4 और इस पे पावर कितना हो गया 1/4। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या मिल जाएगा, 1 साल का मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ 1 साल का, 1 ईयर का। अब देखो ध्यान से, ये पावर सेम है, डिवाइड में है, तो पावर को एक साथ इन दोनों को लिख लो, पावर को एक साथ बैठा लो, और आपको पता है ए पे पावर बी पे पावर सी हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 1/4, यानी कितना हो गया 11/10, यानी ये रहा प्रिंसिपल और ये रहा अमाउंट किसका 1 साल का। 10 से कितना बढ़ा अमाउंट 11, यानी इंटरेस्ट कितना बढ़ा, इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना बना 1, किससे प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल कितना है 10, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर कितनी आ गई 10% पर ईयर, सालाना ब्याज कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट में 10%। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, किसका था सीआई का क्वेश्चन था, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इजिली। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आज के सेशन में सभी अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। देखो ध्यान से, 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन कहा जाए कि इसके बीच में हमें इस इतना नंबर से विभाजित करने पे 5 रिमाइंडर शेष बचे, तो इस केस में हम इसका लेते हैं एलसीएम, यानी 8, 12, 16 का हम क्या लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा सबसे पहले बताओ, एलसीएम निकालना आसान है, 16 × 48
16 का टेबल पढ़ो, 16 दूनी 16 सभी को डिवाइड कर रहा है, नहीं 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, 16 दूनी 32, 32 8 से तो डिवाइड है, 12 से नहीं, तो 16 3 48, 48 तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 48। तो जो नंबर बनेगा, जो नंबर आएगा वो क्या होता है 48K, और प्रत्येक केस में जो रिमाइंडर शेष बचता है उसको हम ऐड कर देते हैं। देखो ध्यान से, ये प्रत्येक केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, तो उसको हम ऐड कर देते हैं 5। तो ये एक्चुअल जो नंबर बना वो क्या हो गया, ये नंबर हमारा हुआ ये। समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं, देखो ध्यान से, अब k की वैल्यू वो लो, k की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते, लेकिन वो वैल्यू लेना है जिसमें 400 और 500 के बीच ही नंबर आए। जैसे देखो ध्यान से, k की वैल्यू अगर मान लो मैं 8 लेता हूं फॉर एग्जांपल, तो 48 इंटू 8 प्लस 5 यानी कितना हो गया 8 अठाई 64, 32 और 6 38 प्लस 5, क्या 400 और 500 के बीच में आएगा, नहीं आएगा, इसीलिए हम 1 से लेके 7 तक नहीं ले सकते। k की वैल्यू 9 लेके देखते हैं, 9 लोगे तो 48 इंटू 9 प्लस 5, देखो ध्यान से 8 9 72, 36 और 7 43 प्लस 5 यानी कितना हो गया 437। क्या 437 नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो इन दोनों के बीच वो संख्याएं जो जो आएंगी उनका योग बताना है। अब k की वैल्यू 10 रखते हैं, 10 रखोगे तो देखो ध्यान से नंबर क्या होगा, नंबर हो जाएगा 48 इंटू 10 प्लस 5 यानी 480 प्लस 5 यानी 485। हाँ भी, हाँ जी ये भी इन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है। हाँ, अब k की वैल्यू 11 रख के देखें तो 48 इंटू 11 प्लस 5, 8 8 4 12 4 1 5 प्लस 5, ये 500 से ज्यादा हो गया ना, तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि 400 और 500 के बीच में ही नंबर चाहिए, और वो कितने दो ही नंबर आए, दो नंबर आए, तो इन दोनों नंबर का योग बताना है यानी ऐड करना है, 437 485 को ऐड करना है। तो 8 3 11 1 12 4 4 8 1 9 922 आपका आंसर आ जाएगा। देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे, भी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे, तो ब्रैकेट को पहले इसको सोल्व कर रहे हैं, 5.4 डिवाइडेड बाई 9, 9 छक्के 54 यानी 0.6 आ गया। अब क्या करते हैं, उसके साथ जो मल्टीप्लाई में उसको सोल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 6 चौके 24 यानी 2.4 आ गया। हमारा यहां तक डाटा हो गया खत्म। यहां पे क्या है 17 माइनस, यहां पे देखो 19 छाके होता है 114, एक अंक पे यानी 11.4 आ गया। ये तो आ गया। अब हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, पहले इसको इसको ऐड करोगे, 17 11 कितना हो गया 28, 28.4 माइनस 2.4, 28 माइनस 2 यानी 26 हो जाएगा, 0.4 से 0.4 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, यानी 26 आपका आंसर हो गया। तो भी बोर्ड मास रूल लगाओगे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या कहा गया है, एक कार को 1,20,000 रुपए में बेचकर डेविड को 20% का लाभ होता है, यदि वह उसे 30% के लाभ पर बेचता तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 20% का लाभ कमाना है तो बेचेगा कितना में 100 प्लस 20 120%, 120% की वैल्यू क्वेश्चन में बेचने वाली प्राइस कितनी है 1,20,000 है। हाँ जी, हमें बेचना कितने में है 30% के प्रॉफिट में, तो 100 प्लस 30 प्रॉफिट वाले केस में 100 से ऐड कर देते हैं, तो 30% का लाभ कमाना है तो 100 प्लस 30 130% में बेचा जाएगा, 130% की वैल्यू निकालनी है। सबसे शॉर्ट अप्रोच में सिखाया हूं, वो भी कॉन्सेप्चुअल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से काटोगे ये 1000 आ जाएगा यानी 1000, यानी 1,30,000 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखो कौन सा आंसर है 1,30,000 बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी दे रखा है इतना, ए बी सी दे रखा है इतना, हमें बताना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू। एक फॉर्मूला सिर्फ याद रखोगे क्वेश्चन बन जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये याद रख लो फॉर्मूला, अलजेब्रा का बेसिक सा फॉर्मूला है, बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, तो ये याद रख लो, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, ध्यान से समझना, ये तो हमें निकालना है तो इसको ऐसे ही यहीं पे रहने दो, माइनस 3 इंटू ए बी सी की वैल्यू कितनी है 15 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कितना है 14,
14 का ये 14 है, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है 47। देखो ध्यान से, मैं कल भी बोला था आपको इतना आपको पता होना चाहिए, 1 से 30 तक टेबल यानी पहाड़ा याद होना चाहिए आपको फिंगर टिप्स पे। 1 से लेके 50 तक आपको स्क्वायर फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। 1 से लेकर के 30 तक क्यूब यानी घन आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर यानी वर्ग। 1 से लेकर के 200 तक प्राइम नंबर की लिस्ट, प्राइम नंबर यानी मैं बता दे रहा हूं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या की लिस्ट आपको फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कैलकुलेशन में कम से कम आपका टाइम बर्बाद हो तो अब जैसे देखो ध्यान से, यहां पे मैं क्वेश्चन, 1 मिनट फोन आ रहा है, मैं उसको रिसीव कर लेता हूं, उसके बाद मैं देखता हूं, 1 मिनट। चलिए, तो देखिए हम यहां पे थे, इसी को सोल्व कर रहे थे। ये तो हमें निकालना ही है क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे कितना हो गया -45 इक्वल टू 14 इंटू ये क्या हो रहा 196 माइनस 120 प्लस 21 यानी 141। अब देखो ध्यान से 14 इंटू ये करोगे माइनस 6 में से 1 गया 5, 19 माइनस 14 यानी कितना हो गया 5, और ये 45 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 45 हो जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा सिर्फ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसी की वैल्यू चाहिए थी, यही चाहिए था ना हमसे। अब देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया 14 5 70, 14 5 70 और 7 77 प्लस 45 यानी कितना हो गया, यहां पे देख रहा हूं 770 प्लस 45 यानी कितना हो जाएगा 5 7 4 11 815 आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो 815 कौन सा है, बन गया क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, अलजेब्रा का फॉर्मूला है जिसको बहुत कम लोगों को पता होता है, और जिसको पता है वो आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, जिसको नहीं पता है वो घूमते रह जाएंगे इस क्वेश्चन में, राइट। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, अनिल ने दुबे को 3 साल के लिए 7200 रुपए और राघव को क्या किया 4 साल के लिए 84 रुपए समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिए, और उसने कुल इतना रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त किया, वार्षिक ब्याज की दर बताना है। भाई देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट में एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है, PRT बाई 100। अगर ये पता है, सभी को पता होता है, अगर ये पता है फिर क्वेश्चन बना लोगे। देखो कैसे, अनिल ने किसको दिया उधार, दुबे को दिया उधार 7200 रुपया 3 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेता हूं यही है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज की दर वो कितना है R%। तो देखो कैसे निकालोगे R%, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल कितना है 7200 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है R%, टाइम पीरियड 3 बाई 100 पहले वाले केस के लिए। दूसरा केस के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, उसने राघव को दिया 8400 कितने साल के लिए 4 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना बाई 100, और दोनों का मिला करके इंटरेस्ट उसको कितना जनरेट हुआ है दोनों को मिला करके इतना, और टोटल मिला करके उसको इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इतना आया 4968, यही रहा। बस इसी को सोल्व करना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहां पे देखो ध्यान से 72 इंटू 3 कितना हो गया 3 दूनी 6 सतली के 21 216 R प्लस 84 इंटू 4 4 चौकी 16 32 और 1 33 R इक्वल टू 4968। अब देखो ध्यान से 4968 इक्वल टू ऐड करोगे 6 और 6 12, 3 1 4 1 5 और 3 2 5 R हो गया। अब किससे कटेगा, मेरे को दिख रहा है 9 टाइम्स में जा रहा है, कैसे देखो R की वैल्यू कितनी होगी 4968 बाई 552, राइट। अब देखो ध्यान से, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 8 आ जाए, या तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे या 9 मल्टीप्लाई करेंगे तभी हो सकता है। 4 तो किसी ऑप्शन में नहीं है तो 4 हम लेंगे नहीं, 9 का मल्टी 4 बार में देखो 5 के 20 2000 के आसपास आएगा, नहीं 9 बार में ही जा सकता है, तो यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये इसका 9 गुना ही तो है। देखो 9 दूनी 18 9 5 45 46 9 5 45 4 49, 9 टाइम्स में कैंसिल हो गया। कैसे हम आंसर तक पहुंचे ये समझ में आया, क्या हमें टेबल पता था क्या इसका, 552 का तो टेबल नहीं पता है, लेकिन कैसे आंसर तक पहुंचना है यूनिट डिजिट की हेल्प लेके वो समझ में आ गया होगा, आसानी से कर लोगे।
चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो क्या दिया गया है, 20 पुरुष और 15 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 25 पुरुष और 10 लड़के इसे 9 दिनों में कर सकते हैं। तो एक पुरुष द्वारा एक लड़के द्वारा प्रतिदिन किए गए कार्य का अनुपात बताना है। यानी पुरुष यानी मैन और लड़का यानी बॉयज, इसका इफिशियंसी का रेशियो यानी एक दिन में किया हुआ काम क्या होता है, इफिशियंसी यानी उनकी क्षमता, यही बतानी है। और वाले केस में क्या होता है, ऐड होता है। तो देखो ध्यान से, 20 मैन और मतलब प्लस 15 लड़का यानी बॉयज, वो कितने दिन में किसी काम को कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं 10 दिनों में। इसी काम को किससे कराना है, 25 मैन प्लस 10 बॉयज कितने दिन में कर सकते हैं, 9 डेज में। पहले इसको हम सोल्व कर लें, देखो कैसे सोल्व करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, इससे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 200 मैन हुआ प्लस 15 इंटू 10 यानी 150 बॉयज इज इक्वल टू 25 नामा 225 एम प्लस 10 इंटू 9 90 बॉयज। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो 225 माइनस 200 यानी 25 मैन, इसको मैं इधर लेके आऊंगा 150 माइनस 90 यानी 60 बॉयज। 5 से काटोगे तो 12, 5 से काटोगे 5 यानी कितना हो गया 12 बॉयज इज इक्वल टू 5 मैन। अब देखो मैन और बॉयज का रेशियो चाहिए, पहले मैन और बाद में बॉयज, तो मैन का ये हो जाता है और बॉयज का ये हो जाता है, यानी मैन 12 बॉयज 5, यानी इफिशियंसी का रेशियो यही पूछा गया था। क्षमता, एक दिन में किया गया कार्य क्या होता है, क्षमता, यानी 12/5 होगा ना कि 5/12। कुछ लोग इसको भी गलत कर देंगे। जो पूछा गया है पुरुष और एक लड़का के प्रतिदिन किया गया कार्य, प्रतिदिन किया गया कार्य क्या होता है, इफिशियंसी यानी क्षमता। क्षमता मिल गई हमारे पास। मजा आया क्वेश्चन देख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बता देता हूं, देखो ध्यान से। x प्लस 1/x अगर कभी भी रहे के आपसे ट्रिपल करना है पावर, तो x प्लस 1/x क्यू प्लस 1/x क्यू, तो फॉर्मूला होता है k क्यू माइनस 3k। ये फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन बना लोगे। देखो कैसे क्वेश्चन कैसे देखो बना लोगे। एक चीज याद रखना, x पे a पे पावर -1 है, इसका मतलब क्या है 1/a पे पावर 1, ये इसका मतलब होता है, राइट। जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया गया है x, रुको ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, x पे पावर -1 है यानी क्या हो गया 1/x इज इक्वल टू 7। हमें निकालना जो क्या है x क्यू, ये पावर है तो क्या हो जाएगा 1/x क्यू इस वाले से इज इक्वल टू यही निकालना है। तो फॉर्मूला अभी मैंने बताया था k क्यू माइनस 3k, k क्यू माइनस 3k, k कितना है 7 है, यही k की वैल्यू है। तो 7 का क्यूब 7 का क्यूब कितना होता है 343 माइनस 3 इंटू 7, यही रहा। अब देखो ध्यान से, 343 माइनस 21 यानी कितना हो गया, 3 में से 1 गया 2, 34 में से 2 गया 32, 322 आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना 322 कौन सा ऑप्शन में है, 322 ऑप्शन डी में है। बन गया क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये किसका क्वेश्चन दिख रहा है, ये हमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया, विनोद अपनी कार को 30 घंटे प्रति किलोमीटर की गति से चलाते हुए अपने कार्यालय 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह कार्यालय 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी अगर वो 40 की स्पीड से चले तो 3 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, लेकिन 30 की स्पीड से चल रहा है तो 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। आगे उसके निकास और उसके कार्यालय के बीच की दूरी बताना है। देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला होता है, अगर एक ही डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से चलने में टाइम में गैप आ रहा है तो उसके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू v1 v2 अपॉन दोनों के बीच का डिफरेंस हम बड़ा में से छोटा लेंगे इनटू टाइम में गैप, यही होता है। ये फॉर्मूला जबरदस्त है। जब एक ही डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से कवर अप करोगे और टाइम में गैप आएगा तो यही हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक पढ़े होंगे तो पता चलेगा, नहीं पढ़े याद रख लेना। अब जैसे देखो, डिस्टेंस उसके निवास स्थान, उसके घर से उसके कार्यालय यानी ऑफिस का डिस्टेंस यही निकालना है डी। पहले स्पीड थी 30, बाद में हो गई 40, डिफरेंस 40 माइनस 30, बड़े में से छोटा लेते हैं। टाइम में गैप, देखो ध्यान से, जब भी रहे देरी और पहले, देखो ध्यान से दोनों वर्ड अपोजिट है ना, देरी और पहले, 3 मिनट क्या पहले, जब भी देरी और पहले दोनों अपोजिट वर्ड रहेंगे तो दोनों का टाइम ऐड हो जाएगा, 5 + 3 कितना लिखोगे, यहां पे 8 लिख दोगे।
जब भी देरी और पहले वर्ड रहे दोनों अपोजिट, तब हम क्या कर देते हैं, टाइम में डिफरेंस तो ऐड कर देते हैं। अब देखो ध्यान से, ये 8 मिनट था, मिनट को आवर में बदलोगे 60 से डिवाइड, घंटे में बदलोगे तो 60 से डिवाइड, तो डिस्टेंस किस में आ जाएगा, किलोमीटर में, क्योंकि आंसर किलोमीटर में है। तो देखो ध्यान से 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 8 बाई 60। भाई देखो 30 से ये 2 बार में, 1 से कैंसिल, 2 से काटोगे 2 बार में, 8 इंटू 2 यानी 16 किलोमीटर आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत कम लोगों को ये रिजल्ट पता होता है जो मैंने आपको अभी जस्ट डिस्कस किया हूं। ये रिजल्ट बहुत कम लोगों को पता होता है। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना को विभाजित किया जाए ना चाहिए ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग बने, ताकि भागफल जो बने वो पूर्ण वर्ग बने, यानी परफेक्ट स्क्वायर बने। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर, इंग्लिश में भी बोल देता हूं कभी कभी। अब जैसे देखो ध्यान से, तो हम ऐसा काम करें 35280, इसको किस नंबर से, ये 4 ऑप्शन है, किस नंबर से भाग किया जाए ताकि जो इसका भागफल बने वो परफेक्ट स्क्वायर बने। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो जो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है उसको निकालो। जैसे देखो ध्यान से, ये मेरे को 4 इसमें कॉमन हो सकता है, तो 4 वाटे 32, 4 वाटे 32, 4 दूनी 8, इतना। फिर देखो 4 इसमें निकाल सकता हूं, तो 4 निकाल लो, 4 निकालते हैं क्या हो गया, 22, 2 2 0 5। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, इसमें से 5 निकाल सकता हूं, हाँ जी 5 निकालते हैं, क्या बना, 5 के 20, 5 के 20, 5 का 5। अब देखो ध्यान से, ये रहा 4 का स्क्वायर, ये 441 क्या है, 21 का स्क्वायर, और ये रहा क्या 5, ये रहा 5। हमारा जो लिखा हुआ है इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, क्यों लिखा उसके पीछे का रीजन है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस नंबर में इस 5, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये लेकिन ये परफेक्ट नहीं स्क्वायर है, अगर मैं इसमें 5 से भाग दे दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो भागफल बचेगा, जो भागफल बचेगा वो क्या बना, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 4 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, यानी पूर्ण वर्ग है, यानी हम किससे भाग देंगे, जो ये बच जाता है यही वाला आंसर हो जाता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर 5 से भाग देंगे। देखो मजा आया क्वेश्चन करने में, सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं, अदरवाइज इस क्वेश्चन में हिलते रह जाओगे, सबसे बेस्ट अप्रोच मैं बताया हूं। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। दो संख्याओं, देखो ध्यान से, दो संख्याओं का योग 288 है, एचसीएफ उनका, एचसीएफ कितना है 16। एक संख्या, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, यानी हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, यानी ऐसे कितने पेयर युग्म बनाए जा सकते हैं। देखो ध्यान से, जब भी देखो एचसीएफ कितना है 16, तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, इसका वेरिएबल ले लो 16A 16B। एचसीएफ अगर ऐसा रहे, एचसीएफ 16 हो, देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं मान ले रहा हूं एचसीएफ कितना है x, तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, XA XB। ये रिजल्ट होता है, जिसको नहीं पता है वो याद रख लीजिएगा ये। तो अगर एचसीएफ इस क्वेश्चन में दिया गया 16, तो नंबर क्या होगा 16A 16B। और ए और बी क्या होने चाहिए, ए और बी जो होने चाहिए, ये कंडीशन याद रखना, को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर, हिंदी में बोल रहा हूं, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। रुको, अभाज्य लिखने भी नहीं आ रहा है, चलो रुको हटा रहे हैं, हिंदी बोल तो रहा हूं, अभाज्य, अब सही है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, इसका मतलब यही होता है कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना रहे, उसको हम बोलते हैं को प्राइम। और याद रखना, आज मैं बता भी दे रहा हूं, को प्राइम नंबर का, को प्राइम नंबर है तो उसका एचसीएफ जो होता है वो होता है 1। ये याद रख लेना ताकि इन फ्यूचर काम आ जाए, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या का। अब देखो ध्यान से, हमें क्या कहा गया था, दोनों संख्याओं का योग इतना है, दोनों संख्याओं को ऐड करो, 16A प्लस 16B कितना दे रखा है 288, 16 कॉमन कर लिया तो A प्लस B कितना हो गया 288। हाँ जी, 16 से काटो, 16 का ही 16, 16 वाटा 128, यानी A प्लस B कितना आ गया 18। अब A और B की वो वैल्यू लेनी है
जो क्या हो को प्राइम हो, उसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो देखो ध्यान से, एक ले सकता हूं, 1 और 17 ले सकता हूं, हाँ जी 1 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या 2 और 16 ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते? 2 इसमें कॉमन आ जाएगा। 3 और 15 18 होता है, क्या ले सकते हो? नहीं, क्योंकि 3 कॉमन आ जाएगा। 4 और 14 ले सकते हो? नहीं, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा। 5 और 13 ले सकते हो? हाँ ये ले सकते हो। अब 6 और क्या 12 ले सकते हो? 12 6 18 होगा, लेकिन 6 कॉमन आ जाएगा। 7 और 11 ले सकते हो? हाँ जी, क्योंकि ये 18 हो जाएगा। 8 और 10 ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। आगे 9 और कितना 9 ले सकते हो? नहीं, 9 कॉमन आ जाएगा, इसमें 2 कॉमन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 10 और 8 ले सकते हो? नहीं, क्योंकि इसमें 2 कॉमन आ गया। अब 11 7 तो रिपीट हो जाएगा, 11 7 तो यही 3 पॉसिबल हैं। 1 2 3 पेयर पॉसिबल हैं। हाउ मेनी पेयर कहा गया है? तो एक पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, यानी 3 पेयर। रुको ध्यान से देखो, 3 पेयर पॉसिबल हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा 3 पेयर। क्यों मैंने इसको हटाई? ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि हो सकता है आप पहली बार पढ़े हो, को प्राइम नंबर का मतलब नहीं जानते हो, तो जिसमें कॉमन आ जा रहा है कुछ ना कुछ, उसको हम हटा देते हैं, सिर्फ विदाउट कॉमन वाला लेते हैं, राइट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि x और y दो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर है, इस प्रकार है कि रूट एक्स की वैल्यू दे रखी है कितनी? इतनी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू इतनी, तो हमें रूट वाई की वैल्यू बतानी है। देखो ध्यान से, हमें यह दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई दे रखा है 4112 एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अगर रूट एक्स 8 है, देखो ध्यान से समझना बात को, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू, अच्छा देखो ध्यान से, एक्स इज इक्वल टू कितना, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो एक्स इज इक्वल टू 64 हो गया। एक्स स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा? 64 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये जो क्या है, ये 64 का स्क्वायर है, राइट। प्लस वाई इज इक्वल टू 4112। अब देखो ध्यान से, वाई की वैल्यू क्या होगी वो समझना बात। 64 का स्क्वायर कैसे लिखोगे? देखो ध्यान से, स्क्वायर जानते हो, आपके जिस भी टीचर से पढ़े होंगे, आपके टीचर ने कैलकुलेशन सिखाया होगा कैसे। ये नंबर कितना ज्यादा है? 50 से 14 ज्यादा है, तो 14 का स्क्वायर 196, 92 डिजिट लिखते हैं, 1 कैरी। 25 में 14 जोड़ते हैं, 25 में 14 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 39, और एक कैरी जोड़ोगे तो 40, यानी 4096। तो देखो ध्यान से, यहां पे इसकी आ गई 4096 प्लस वाई इज इक्वल टू 4112, यानी वाई की वैल्यू माइनस करोगे तो देखो ध्यान से, 6 में से 6 गया 12, ये बचा कितना? 10 में से एक 9 जाएगा 1, यानी 16 आ गया। माइनस कर लो, 16 आ रहा है, क्योंकि 16 जोड़ते ही इसमें 10 जोड़ोगे तो 106, 6 और जोड़ देगो तो 112 हो जाएगा, यानी 16 आ गया। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? रूट y निकालना है, रूट y निकालना है, यानी अंदर रूट 16, अंदर रूट 16 से पॉजिटिव नंबर लेना है, तो पॉजिटिव नंबर क्या लोगे? धनात्मक पूर्णांक लेना है, इसलिए 4 आंसर होगा। 4 कौन सा है देख लो। आई होप ये मजेदार क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। सभी क्वेश्चन आपके PYQ हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, और वही क्वेश्चन को उठाया गया है आपके एग्जाम को देखते हुए, आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए कि इसमें किस तरह के लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 2 से 3 होते हैं, इसीलिए मैं हर सेट में उतना क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे देखिए ध्यान से, अब सिंप्लीफाई करना है, कैसे करोगे सिंप्लीफाई? देखो, सबसे पहले डिवीजन, बी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग 63 को 7 से डिवाइड करोगे 9 बार में, यानी 0.9 हो गया। ये 15 यहां माइनस है के है। अब देखो ध्यान, मल्टीप्लाई करोगे 13 तिया 39, लेकिन कितना? पॉजिटिव का 3.9 हो जाएगा, -2। अब देखो ध्यान से कैसे करोगे, 15 प्लस 3 18.9, और माइनस माइनस वाले को एक साथ करोगे तो -2.9, यानी कितना हो जाएगा? माइनस करोगे तो 16, आपका आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन बन जाएगा। 16 कौन सा है देखो ध्यान से। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? देखो ध्यान से कि पी क्यू आर का औसत कितना है? इतना। पी और क्यू का औसत भार कितना है? इतना। क्यू और आर का औसत भार है इतना, तो हमें क्यू का भार बताना है। देखो ध्यान से, आपको पता है सम यानी योग क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर, औसत इंटू नंबर, ये आपको पता है। तो बताओ, 3 नंबर का एवरेज उतना है, तो P प्लस सम कितना होगा तीनों का?
एवरेज इंटू नंबर, एवरेज है 58, नंबर कितने हैं 3, यानी कितना हो गया अतली के 24, 15 2 17, 174 हो गया। आगे P प्लस क्यू का सम कितना होगा, P प्लस क्यू का सम, एवरेज कितना है 54, तो क्या होगा 54 कितने नंबर हैं 2, यानी 108 हो गया। आगे बढ़ते हैं, Q प्लस आर का एवरेज, Q प्लस आर का एवरेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, औसत 48, तो सम क्या होगा 48 इंटू 2, क्योंकि 2 नंबर हैं हम इस पे अप्लाई करें, यानी कितना हो गया 96। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ऐड करने से क्या मिला, देखो P मिल गया, ये Q प्लस Q यानी 2Q प्लस R, ये कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 8 6 14, 10 9 19 1 20, ये रहा। अब हमारा जो ये रहा, देखो ध्यान से, हमारे पास ये रहा और हमारे पास स्टार्टिंग में ये है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, देखो तो P से P कैंसिल, R से R कैंसिल, 2Q माइनस Q यानी Q हो गया इक्वल टू 204 में से 174 घटेगा, 200 में से 74 घटता तो 26, 26 और 4 30 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से, आसानी से क्वेश्चन बना लिए हम लोगों ने, क्या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी ना। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है 4, यानी जब कोई भी इंटीजर n है उसको डिवाइड किया जा रहा है 9 से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 4। देखो n को 9 से भाग करने पे रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बच रहा है 4। आगे बढ़ते हैं, यदि 12n को 9 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा, 12n को 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो ध्यान दो, सबसे पहले ये 9 है, यहां भी 9 है, हाँ जी, हमने नंबर में 12 का मल्टीप्लाई किया, इस केस में रिमाइंडर कितना बच रहा था 4, तो जब नंबर में हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो जब नंबर में 12 मल्टीप्लाई करेंगे वही रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 12, 4 इंटू 12। देखो ध्यान से, अगर हम नंबर में 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिमाइंडर, क्योंकि ये वाला होना चाहिए सेम, ये सेम है, तो नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर में ऑपरेशन करेंगे वही रिमाइंडर में ऑपरेशन होगा, तो रिमाइंडर का भी 12 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो गया रिमाइंडर 48। लेकिन क्योंकि 9 से भाग करने पे रिमाइंडर चाहिए तो 9 से भाग कर लो, 9 5 45, रिमाइंडर कितना बच गया 3। यानी सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, नंबर सिस्टम का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, किसी नंबर को उससे से डिवाइड करने पे रिमाइंडर इतना आ रहा है तो उसका नंबर का 12 गुना उसी सेम नंबर से डिवाइड करने पे क्या होगा, नंबर का 12 गुना करेंगे तो रिमाइंडर का 12 गुना कर लो, रिमाइंडर का 12 गुना करोगे 48, और उसको जिस नंबर से भाग देना 9 से भाग देने पे क्या होना चाहिए, रिमाइंडर जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 5 45, 3 शेष बच गया। ये कॉन्सेप्ट होता है, सबसे फास्ट मेथड। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्या हम एग्जाम में इतना करते नहीं, एग्जाम में देखो कितना करते, सिर्फ देखो ध्यान से भाई, कोई नंबर को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बच रहा है इतना, नंबर का कितना करना है 12 गुना, तो रिमाइंडर का 12 गुना कर लो, 4 इंटू 12, किससे डिवाइड करना है, वही सेम नंबर 9 से डिवाइड करना है, 48/9, यानी रिमाइंडर कितना हो गया 9 5 45, शेषफल कितना बचा 3, आपका आंसर। ये होता है एग्जाम अप्रोच। बिकॉज ऑफ वीडियो सॉल्यूशन है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा दे रहा हूं कि अगर आपको कल को किसी को कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है वो भी सीख जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, कहा गया है अमर और कोमल की आय का अनुपात कितना है, इनकम का अनुपात इतना है, और उनके व्यय का अनुपात कितना है, खर्चे का अनुपात कितना है, एक्सपेंडिचर का इतना। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 6,000 रुपया बचाता है, यानी 6,000 रुपया सेविंग है प्रत्येक की, तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। इसके लिए मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, सबसे बेस्ट मेथड होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कभी भी गलत ही नहीं होता है क्वेश्चन। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड वो क्या होता है, सबसे सॉलिड अप्रोच है, चाहे वो प्रतिमाह सेम कहे या अलग अलग दे देता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, इनकम यानी आय का रेशियो कितना है 5 और 4, किसका, अमर का, और ये दूसरा कौन है, कोमल का। आगे एक्सपेंडिचर यानी व्यय का अनुपात कितना है 2:1। आगे बढ़ते हैं, सेविंग, दोनों ने सेविंग कितना कितना किया, ये भी 6,000 रुपए बचा रहा है प्रति माह, ये भी 6,000 रुपए प्रति माह बचा रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, देखो ध्यान से कैसे लगाओगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, और दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर
5 इकाई 5, 4 दूनी 8, 8 और 5 में अंतर कितने का 3 यूनिट, ऐसे एरो दे देना। अब इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 12,000, 1 इंटू 6,000, 6,000, 12,000 और 6,000 का डिफरेंस अंतर कितना हो गया 6,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2,000 रुपए के बराबर। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अमर की आय, अमर की आय कितनी है इनकम 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू बता दो, 5 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 2,000 यानी कितना हो जाएगा 10,000। अब भाई इससे आसान मेथड क्या हो सकता है क्वेश्चन का, सबसे बेस्ट मेथड बताया हूं जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये मेथड बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो सॉलिड तरीके से क्वेश्चन लगाते हैं, कभी भी गलत ही नहीं होता है क्वेश्चन। यानी कितना हो जाएगा 10,000। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी होगी। नेक्स्ट भाई देखो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया है, डीआई के क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि डीआई से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए ध्यान से, दिए गए, हिंदी में ही पढ़ता हूं, हिंदी में ही सब कुछ बता रहा हूं, तो दिए गए चित्र का निरीक्षण करें, नीचे दिए गए प्रश्न पत्र का उत्तर दें। यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है, छात्रों की कुल संख्या कितनी है 120 है, छात्रों की संख्या सभी विषयों में समान रूप से वितरित की गई है, यानी जो सभी विषय हैं मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी और साइंस, ये 5 विषय हैं, 3 2 5 विषय हैं, उसमें छात्रों की संख्या समान रखी गई है, समान रखी गई है। तो कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं बताओ, टोटल कितना है, ये टोटल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट मिलाकर के 5 सब्जेक्ट मिलाकर के टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 120, यही कहा गया है। और सभी में स्टूडेंट्स क्या हैं, सभी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स इक्वल हैं, इक्वल यानी एक सब्जेक्ट में पता कर लें कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 120 बाई 5 यानी कितना 24, यानी सभी में 24 स्टूडेंट्स हैं, सभी में 24 स्टूडेंट्स हैं। मैथ में भी 24 हैं, इंग्लिश में भी 24 हैं, सोशल साइंस में भी 24 हैं, हिंदी में भी 24 हैं। और ये क्योंकि इक्वल यानी समान वितरण करना था, हमने कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं। अब बताओ, लैंग्वेज यानी इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी लैंग्वेज, भाषा कौन कौन सी है इन सभी में, इंग्लिश एक लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है, हिंदी एक भाषा, यही 2 भाषा है, बाकी सभी सब्जेक्ट हैं। तो इन दोनों में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 24 ये 24 ये, यानी 24 + 24 यानी कितना, लैंग्वेज कितने भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं, भाषा का अध्ययन 24 + 24 यानी 48 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लैंग्वेज की अध्ययन कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की अध्ययन कर रहे हैं। देख रहे हो कितना मजेदार से क्वेश्चन पूछा गया था, मजा आ गया क्वेश्चन फील करके। नेक्स्ट देखो, ये भी डीआई का क्वेश्चन है, डीआई का क्वेश्चन है, बट डीआई के क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करते हैं कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। जैसे देखो ध्यान से, तालिका दिल्ली के 5 सरकारी स्कूलों में लिंग के आधार पर कक्षा X के छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत दर्शाती है। देखो ध्यान से, दिल्ली के स्कूल हैं, स्कूल A, स्कूल B, स्कूल C और स्कूल D, स्कूल E, जिसमें पास % यानी उत्तीर्ण की प्रतिशत दी गई है। यानी स्कूल A में 35% पास हुए हैं, स्कूल B में 32%, स्कूल C में इतना इतना। रेशियो और ऑफ बॉयज और गर्ल्स, ये बॉयज का है और ये गर्ल्स का, उनका रेशियो दिया गया है। जो हमने डीआई डेटा दे रखा था उसका हमने अध्ययन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, स्कूल बी के लड़कों की उत्तीर्ण प्रतिशत का स्कूल सी के लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत का अनुपात क्या है। यानी स्कूल बी जो है, देखो ध्यान से, स्कूल बी में पास % कितने लड़के हैं, कितने बॉयज हैं, और उसका रेशियो बताना है। स्कूल सी में जो कितने लड़के कितने बॉयज जो हैं पास हैं उनका बताना है हमें। देखो ध्यान, सबसे पहले स्कूल बी के बारे में आते हैं। स्कूल बी में कितने पास % हैं, स्कूल बी में 32%। उसमें हमें लड़कों की संख्या चाहिए, लड़कों की संख्या देखो इसमें आ जाओ, लड़के कितने हैं, 3 आउट ऑफ टोटल 5 और 3 8, ये स्कूल बी में लड़कों की संख्या आ गई। स्कूल सी में लड़कों की संख्या कितनी होगी, स्कूल सी में पास लड़कों की संख्या, स्कूल सी में कितने पास हो रहे हैं 24% पास हुए हैं। उसमें लड़कों की संख्या, लड़के कितने हैं 1 आउट ऑफ टोटल 3 यानी 1/3, यही रेशियो चाहिए। देखो 8 से काटोगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 8 से काटोगे 4 बार में
3 से काटोगे 8 बार में, यानी कितना हो गया, ये हो गया 12, ये हो गया 8, 4 से काट लो ना, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी ये रहा हमारे पास। पास वाले बच्चों का निकालना था ना, उत्तीर्ण यानी पास, तो रेशियो कितना हो गया 3:2। देखो मजा आ गया क्वेश्चन में, क्या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं। तो इतना क्वेश्चन थे जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब बात करते हैं, अब जो मैं कराने वाला हूं वो एडवांस मैथ पोर्शन। एडवांस मैथ पोर्शन के मैं 5 क्वेश्चन पर डे एक्स्ट्रा करा रहा हूं। मैंने पहले ही बताया था क्लास 1 में भी एडवांस मैथ के आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं कि ताकि इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो क्वेश्चन बना लोगे, राइट, एडवांस मैथ के सेक्शन के। लेकिन पूरे डेप्थ में नहीं पढ़ना है एडवांस मैथ, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन जितना जरूरी है उतना बता दे रहा हूं। देखो ध्यान से, कुछ शीशे के गोले जिनका व्यास, व्यास यानी डायमीटर दे रखा है कितना 6 है, एक बेलनाकार बीकर में कुछ पानी में इस तरह गिराया जाते हैं कि वे पूरी तरह से डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है और व्यास यानी डायमीटर एंड पानी का स्तर इतना सेंटीमीटर बढ़ गया तो बीकर में गिराए गए शीशे के गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से भाई, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक हमारे पास इस तरह से बेलन है, इसमें हमें एक क्या गोला, बेलन है, इसमें एक हमारे से इस तरह से गोला हमें इसके अंदर गिराना है, और जिससे पानी का लेवल क्या हो गया, इसमें पानी भरा हो, मान लो पानी का ऐसे भरा हो, पानी का लेवल स्तर बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ रहा है, वो इतना बढ़ रहा है। क्यों पानी का स्तर बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ उसमें हम गोला को डाल रहे हैं, यानी स्फीयर को डाल रहे हैं, इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं, स्फीयर को डाल रहे हैं। यानी पानी का लेवल ऊपर उठने के पीछे का रीजन है कि गोला हम यानी स्फीयर को डाल रहे हैं, यानी स्फीयर का वॉल्यूम और जिसकी वजह से पानी का लेवल स्तर बढ़ा सिलेंडर का, उसकी वॉल्यूम को बराबर कर दें। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, यानी गोला का वॉल्यूम इतना होता है। लेकिन हमें यह पूछा गया कि गोलों की संख्या, ये नहीं पता है इसमें हम कितना 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 गोला डाल रहे हैं, तो मान लेता हूं n गोला डाल रहे हैं। इधर का वॉल्यूम इज इक्वल टू बेलन यानी ये वाला सिलेंडर, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ध्यान से, डायमीटर अगर 6 दे रखा है तो रेडियस कितना होगा इस केस में 3, हाँ जी। डायमीटर दे रखा है 9 तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, यानी त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो देखो ध्यान से, पाई से तो पाई कैंसिल होगा, ये मत काट लेना। देखो n इंटू 4/3 इंटू पहले वाले केस में स्फीयर यानी गोला, गोला का रेडियस कितना है 3, क्यों, क्योंकि डायमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है 6, तो रेडियस उसकी आधी होती है, यानी 3 का क्यूब यानी 27 इक्वल टू, इस वाले केस में व्यास था 9 तो रेडियस इसका आधा 3, अरे रेडियस आधा होगा ना, ये 3 नहीं होगा, बल्कि रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 9/2 होगा ना, इसका आधा, तो 9/2 दो बार लिख दो 9/2। और पानी का स्तर कितना बढ़ा था, यही हाइट था, यानी 32। बस n की वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान से, 9 से काटोगे 3 बार में, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 4 से काट लिया 8 बार में। देखो ध्यान से, 2 इंटू 2 4, 4 से काट दिया 2 बार में। n की वैल्यू कितनी आ गई 9 इंटू 2, यानी 18 गोले इसमें डाले गए हैं। किसमें, छोटे छोटे गोले कितने डाले गए हैं, 18 डाले गए हैं गोले इसमें। समझ में आया, मजा आया क्वेश्चन देख के। चलो नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या कहा गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB इक्वल टू AC इक्वल टू 36 दे रखा है, BC 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। जैसे देखो, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज को हम बोलते हैं इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें दो साइड बराबर होती है, ये वाली साइड दोनों बराबर होती है, वो भी दे रखा है। मान लो ए बी सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दो साइड बराबर होते हैं। ये कितना है, दोनों दे रखा है 26। आगे बढ़ते हैं, तीसरी साइड बीसी, ये साइड दे रखा है कितना, ये साइड दे रखा है हमारे पास 20, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया बताना है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही हम इस पे लंब डालते हैं, जैसे ही हम इस पे लंब यानी परपेंडिकुलर डालते हैं, इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। ये 20 था तो यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक 10 हो जाएगा, यानी ये और दोनों बराबर हो जाते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज में भी होता है और समद्विबाहु त्रिभुज दोनों में होता है ये प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू, अगर बेस पता है
और हाइट पता है तो बेस इंटू हाइट, हिंदी में मैं बोल देता हूं हाफ इंटू बेस यानी आधार और हाइट यानी ऊंचाई, वो भी परपेंडिकुलर ऊंचाई। तो देखो ध्यान से, हाफ इंटू बेस, बेस तो हमारे पास यहां से यहां तक कितना है डिस्टेंस 20, हाइट, हाइट हमें ये वाला चाहिए, ये वाला हाइट चाहिए, वो कैसे निकालोगे? तो देखो ध्यान से, इस ट्रेंगल में आ जाओ, जो मैं ट्रेंगल दिखाने की कोशिश करूंगा वो देखना, इस ट्रेंगल में आ जाओ, येलो कलर किया हूं ना, ये 90 डिग्री है। ट्रिपलेट जानते हो? ट्रिपलेट नहीं जानते हो तो ट्रिपलेट याद रखना, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। एक मिनट, देखो ध्यान से, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो इसका डबल भी करोगे तो 10 24 26 ट्रिपलेट होता है। और ट्रिपलेट में ये 10 24 कितना 26 ट्रिपलेट होता है, यानी ये जो साइड जो होती है, ये क्या कौन सी साइड होती है? ये साइड जो होती है वो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है। इतना समझ में आया? तो देखो ध्यान से, ये 10 है, ये 26 है हाइपोटेनस, तो ये वाली साइड कितनी होगी 24 हो जाएगी, यानी ये मिल गया हमारे पास 24। अब देखो ध्यान से, ये रहा हमारा हाइट 24, 2 से काटोगे 10, 10 इंटू 24 यानी 240 आपका आंसर आ जाएगा। 240 कौन सा आंसर हो गया? 240 ये रहा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट? मैं थोड़ा सा फोन को डिस्कनेक्ट कर देता हूं। चलिए ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है। लंबे विकर्ण को की भुजा मान लंबे विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बनाया गया, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? भाई समचतुर्भुज को बोलते हैं इंग्लिश में रोम्बस, और किसका कहा दिया गया वर्ग, वर्ग को बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। यानी हमें रोम्बस यानी समचतुर्भुज और हमें स्क्वायर यानी वर्ग का हमें एरिया का रेशियो चाहिए, एरिया का रेशियो चाहिए। सबसे पहले बताओ, देखो ध्यान से, रोम्बस का एरिया यानी समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू विकर्ण फर्स्ट डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड, यानी विकर्ण फर्स्ट इंटू विकर्ण सेकंड। देखो ध्यान से, एक डायगोनल को मान लेता हूं 100, तो दूसरा डायगोनल क्या होगा? उसका कितना है 65%, यानी 65। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू D1 100 D2 65। हमने क्या मान लिया? लेट बड़ा वाला विकर्ण 100 हमने मान लिया, तो ये रहा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया स्क्वायर यानी वर्ग का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। लेकिन कहा गया है जो लंबा विकर्ण है, लंबा विकर्ण क्या है 100 और 65 में, ये वाला, इसको भुजा मान लिया गया, यानी इसको भुजा मान लिया गया, ए 100 है, तो एरिया क्या होगा 100 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 100। इसी का हमें रेशियो चाहिए एरिया का, बस क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, 100 से 100 कैंसिल, ये 2 इधर चला जाएगा क्योंकि बाई 2 है। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख देता हूं, एक स्टेप्स लिख दो। देखो 65/2 इज टू 100 हो गया, तो ये इधर चला जाएगा, तो 65 इज टू कितना हो गया 100 इंटू 2। अब 5 से काटोगे 13, 5 से काटोगे 20, यानी कितना हो गया 13, 13 इज टू 40 का रेशियो आ जाएगा। तो ये भी मजेदार क्वेश्चन है। एरिया ये किसका? रोम्बस का, रोम्बस यानी हिंदी में भी बोल रहा हूं समचतुर्भुज का। ये किसका? स्क्वायर का, यानी किसका? वर्ग का। अब इतना तो लिख लोगे, हर बार हिंदी ही पढ़ रहा हूं आपके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, फॉर्मूला लिखवा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिगो का क्वेश्चन है। tan 15 डिग्री की वैल्यू याद रखना, बहुत कम लोगों 90% लोगों को नहीं पता होगा। cot 15 डिग्री कितना होता है? cot 15 डिग्री होता है 2 + √3। ये जिसको नहीं पता है वो वैल्यू याद रख लो, स्टैंडर्ड वैल्यू है, जब पूछता है हालत खराब हो जाती है स्टूडेंट्स की। तो देखो ध्यान से, tan 15 + cot 15 का मान ज्ञात करना है। tan 15 कितना हो गया 2 - √3 + cot 15 2 + √3। ये √3 से √3 कैंसिल, 2 + 2 यानी कितना हो गया 4, आपका 4 आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ट्रिगो का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो ध्यान से, किसका क्वेश्चन है भाई? ये क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, लेकिन प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या कहा गया है देखो ध्यान से, ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त अंकित है। समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 10 और 24 है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो ध्यान से, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, यानी जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल।
समकोण बनाने वाली भुजा, ये समकोण बनाने वाली यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दे रखी है कितनी, ये वाली 10 है, ये वाली 24 है। इसके अंदर एक वृत्त बनाना है, इसके अंदर एक वृत्त बनाना है ऐसे। इस वृत्त का हमें रेडियस चाहिए, ये वृत्त का सेंटर हो गया यानी केंद्र, उसका ये रेडियस यानी त्रिज्या चाहिए। तो देखो ध्यान से, एक प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री की, नहीं पता है मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से। ये एक वृत्त है जिसकी रेडियस यही निकालनी है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। तो अंदर वाला वृत्त का रेडियस निकालना होता है, तो क्या होता है p प्लस बी माइनस एच बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता है याद रख लेना। अब देखो ध्यान से, अभी ट्रिपलेट जानते हो, ट्रिपलेट क्या जानते हो, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, ये सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है यानी कर्ण होता है। तो इसका 2 गुना भी करोगे तो 2 गुना 10 24 और 26, दो साइड दे रखा है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी 26। अब देखो बताओ रेडियस निकालना है तो क्या करोगे, इसका प्लस इसका ऐड करोगे 10 प्लस 24, ये माइनस करोगे माइनस 26 बाई 2। अब देखो ध्यान से, 24 और 10 34, 34 माइनस 26 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 8 बाई 2, डेट मीन्स 4 आपका आंसर हो जाएगा, यानी रेडियस यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4। भाई देखो बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन कराया हूं आपको। अब क्या करना है, देखो आपका 2 काम है भाई, बिहार के स्टूडेंट्स हो, मैं आपके लिए हिंदी पढ़ रहा हूं बिकॉज आई आल्सो बिलोंग्स फ्रॉम बिहार स्टेट, मतलब मैं भी बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूं। मैं कभी भी अभी तक जितने भी मैंने अपने सेशन चैनल पे 1700 प्लस वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन किसी भी सीरीज में मैंने हिंदी में क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, लेकिन आपके लिए पढ़ रहा हूं। तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, अच्छे कंटेंट की सपोर्ट करो ना। जो देखो रील्स, ये दुनिया ड्रामा वाली दुनिया से बाहर निकलो, सिलेक्शन लो, 3-4 महीना लगातार पढ़ो, कंटिन्यूस पढ़ो विदाउट एनी ब्रेक, एक सेट तो रोज प्रैक्टिस करो मेरे साथ। आपका मैथ में इंप्रूवमेंट मैं गारंटी लेता हूं कि, गारंटी का मतलब क्या कि मैं गारंटी लेता हूं कि आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगा। जितना मैं करा रहा हूं, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको करोगे ईमानदारी से तब। चलिए अब देखते हैं, बता रहा हूं आपको, फिर अगेन बता दूं कि पीडीएफ क्वेश्चंस कैसे मिलेगा आपको, पीडीएफ क्वेश्चंस प्लस पीडीएफ सॉल्यूशन दोनों मैं प्रोवाइड करता हूं। तो उसके लिए क्या करोगे, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना, ये लोगो मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहां पे एक फोल्डर मैंने बना रखा हूं यूट्यूब पीडीएफ के नाम से, यूट्यूब पीडीएफ के नाम से। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, जो जो एग्जाम के सीरीज मैं चला रहा हूं उसकी फोल्डर पीडीएफ नोट सारा कुछ बना रखा हूं, उसमें जाकर के आसानी से देख सकते हो। इतना करने के बाद यार ईमानदारी से लाइक कर दिया करो वीडियो को, कमेंट्स करके बताओ कि ये सीरीज मजा आया नहीं। चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा देना, और चैनल पे नए हो तो शेयर कर दो हर जगह वीडियो को, ताकि मैं रियल कंटेंट आपको दे रहा हूं, इससे पढ़ के आपके सिलेक्शन इजीली हो जाएंगे। और चैनल नेम कभी भी भूल जाओ ना, कहीं पे भी आपको वीडियो नहीं भी दिख रही है तो आप क्या करो, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल सर्च कर लो, चैनल पे पहुंच जाओगे, नई वीडियो मिल जाएगी, अगर यूट्यूब नोटिफिकेशन भी नहीं देता है तो। देखो बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए, टॉपिक वाइज देखो मेरा बैच आने वाला है, कल मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताऊंगा, स्पेशली किसके लिए, सीजीएल 12th, और ये जो टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, जिन्होंने टॉपिक वाइज ऑलरेडी पढ़ रखा है वो तो ये सबसे बेस्ट सीरीज है, क्योंकि 100 सेट्स कराऊंगा। लेकिन जिनको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो कॉन्सेप्ट वाइज सीखना चाहते हैं हर कुछ, तो अभी भी आपके पास 4 to 5 मंथ बचा हुआ है इजिली, इसके थ्रू मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो सीजीएल 4 और बीपीएससी एडीओ, क्योंकि बीपीएससी एडीओ जो है एग्जाम आपको देखे होंगे कि बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने कहा है कि दिसंबर तक तो एग्जाम करना पॉसिबल है नहीं, तो जो लोग भी इस कोर्स में एनरोलमेंट लेंगे ना, तो उनको मैं इससे पहले आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आपका जिसका कॉन्सेप्ट भी नहीं है क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप सभी को ये सीरीज तो फॉलो करनी ही करनी है। ये तो कल इंफॉर्मेशन मैं दूंगा वीडियो के थ्रू, टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं कभी भी, ना मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा कभी भी, ना मैं खुद का टाइम वेस्ट करूंगा। टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैं हर बार बोलता हूं, इट्स नॉट डिपेंड अपॉन एनीवन, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वहीं जोश उल्लास के साथ। थैंक यू, बाय बाय।